Assalamu everyone and welcome to Learning with Nick. Today we're very privileged to have with us Uwais from Mikhail's lab, and Uwais is going to share his journey, and he's promised to make it even more interesting than the journey actually is. No, I'm just kidding. Uwais, come on over. Thank you. इससे पहले मैंने जब भी विकास लैब्स की जर्नी शेयर की है, आई हैव जस्ट वॉक्ड पीपल थ्रू द होल जर्नी. तो उसमें होता ही था कि मैं और मेरा पार्टनर कैसे मिले यूएस में एंड देन एस्टोनिया में कैसे मूव हुआ एंड एवरीथिंग कनेक्टेड टू बेसिकली द कंपनी एंड द जर्नी. बट seeing the environment we are in, the ecosystem that Pakistan has now in terms of startups, how it's growing, I have modified this whole thing to be about startups, to be about the entrepreneurial spirit basically. कि क्या challenges होते हैं जो startups को entrepreneurs को face करने पड़ते हैं and कौन से वो challenges हैं जो हम लोगों ने भी face किए और किस तरह से उनको bypass किया या उनको rectify किया और इस जगह तक पे पहुँचे. So a little bit about the company where we are right now is we have two offices. One is in Tallinn, Estonia, where I live now, and one is in Karachi. So we have a team of 60 plus people. We started in 2018. So in 3 years, we have managed to grow from basically 0 people to 50 people, 50, 60 people. And our primary services are in the software development space. So हम लोग team augmentation और general project services जो apps and web application होती हैं उनके ऊपर काम करते हैं. The thing that we did differently was 1 year back when the pandemic hit. तो उस वक्त हम लोगों ने एक चीज़ रियलाइज की कि IT इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर हाउसेज में इट्स अ वेरी क्लीशे इंडस्ट्री नाउ फॉर पाकिस्तान. बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, बहुत सक्सेसफुली hundreds and thousands of employees जो हैं काम कर रहे होते हैं आउटसोर्सिंग के ऊपर, चीज़ें डेवलप करने के ऊपर. So one thing that was needed in this space was relationships. अब ये चीज़ लोगों के लिए बहुत नई और मुश्किल थी समझना कि बिजनेसेस के अंदर हम रिलेशनशिप्स को कहाँ से लेकर आए. लाइक स्पेशली इन दी IT इंडस्ट्री जहाँ पे कोड और एप्स और सर्विस ओरिएंटेड होता है कि मैंने आपको ये ऐप दी थी बनाने को, आपने बना दी, अच्छी बनाई बुरी बनाई, फिर उसके ऊपर जो फाइनलाइजेशन पे गड्ढे हो रहे हैं, सही नहीं हुई, कोड सही नहीं है, यही सारी चीज़ चलती रहती है. हर सॉफ्टवेयर हाउस ने फेस की है, हर कंपनी चाहे वो यूरोप में हो चाहे US में हो, हर कंपनी ने जब भी आउटसोर्स किया है साउथ एशिया में स्पेशली, दे हैव बीन बर्न्ड इन दिस सिनेरियो कि डेवलपर भाग गया, पैसे ख़त्म हो गए, ऐप नहीं बनी, कोड इतना बुरा था कि अब यूज़ नहीं कर सकते, दोबारा से बनानी पड़ेगी. हॉरर स्टोरीज बहुत सुनी है इस चीज़ के ऊपर. एंड द प्राइमरी रीज़न व्हाई दिस हैपेंस इज बिकॉज ह्यूमंस डोंट connect with other humans in a human way. So everything revolves around the human aspect of it. And Simon Sinek का एक इस पे quote है कि 100% of your employees are human, 100% of your customers are human. So if you don't understand humans, you don't understand business. यहाँ से जब हम लोगों ने अपनी journey start की 1 year back, trying to re-establish this notion of humanity in terms of clients. तो हम लोगों ने सिर्फ वो क्लाइंट चूज करना शुरू किए that wanted to work with us and that wanted to face the challenges that come as part and parcel of the IT development. क्योंकि कोई भी IT development project मैंने अपने 12 साल के IT कैरियर में नहीं देखा जो कि ऑन टाइम डिलीवर हुआ हो, जिसमें कोई बग्स ना हो और वो स्मूथली जो प्लान था उसके ऊपर चल गया हो. कभी नहीं हुआ ऐसा. तो जो चीज़ चाहिए होती है वो ये होती है कि जब चैलेंजेस आएंगे सो आर पीपल गोइंग टू पॉइंट फिंगर्स और ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाएगा कि आउटसोर्सिंग कंपनी की प्रॉब्लम थी या हमारी साइड से प्रॉब्लम थी, इनवॉइसेस के ऊपर बात रुकेगी, कॉन्ट्रैक्ट्स तक जाएगी, या फिर आप ह्यूमन वे में कम्युनिकेट करोगे, कॉन्फ्लिक्ट आएगा और उस पर बात करोगे. सो नाउ स्टार्टिंग द जर्नी फ्रॉम द बिगिनिंग, I was here, I started my career here in the event management space. E-commerce gateway company होती है पाकिस्तान में. So I was working there in the
IT department, database department first, and then 4 years working there, I quit my job, started learning programming. और मेरा background जो था वो bachelor's in commerce था, so I started learning programming on Google, and then I started working in the software industry. Software industry में मैंने काम शुरू किया, 3 महीने एक जगह जॉब की, नहीं समझ में आया, क्योंकि जो पॉलिसीज थी वो बहुत in a way inhumane थी. The policies were designed to treat people like machines. और कोड चर्न करने के लिए, आउटपुट निकालने के लिए आपको 8 घंटे की टाइम शीट्स भरनी है, आपको आके जो है वो टाइम हाथ स्कैन करना है, नहीं हुआ तो उसके ऊपर पैसे कटेंगे, और सो मच बस अराउंड रिपोर्टिंग. जैसे अभी हमारी बात भी हो रही थी इस चीज़ पे कि रिपोर्टिंग पे इतना फस होता है कि जो एक्चुअल एसेंस ऑफ द वर्क, एसेंस ऑफ क्रिएटिविटी, दैट गेट्स लॉस्ट. एंड दिस इज अक्रॉस द होल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड इवन अक्रॉस अदर इंडस्ट्रीज. तो इस चीज़ में मैं अपने आप को सर्वाइव करता हुआ नहीं देख सकता था. मे बी इट वॉज द एंटरप्रेन्योर इन मी, जो कि ऑर्डर्स लेने में थोड़ी सी मुश्किल होती है एंटरप्रेन्योर्स को, और स्पेशली अगर वो ऑर्डर सेंस ना बना रहे हो, इरेशनल हो. तो आई क्विट माई जॉब, स्टार्टेड इन अनदर सॉफ्टवेयर हाउस. वहाँ पे भी सेम सिचुएशन, मतलब मुझे सैलरी जो है वो शायद 50% कट के मिलती थी, क्योंकि मैं जल्दी चला जाता था अपना काम खत्म करके. तो उस चीज़ से जब मैं फ्रस्ट्रेट हुआ, then I thought कि यार freelancing करते हैं. अच्छा, for a developer who has interest in learning, interest in building stuff, freelancing is a very easy way out. आप आराम से Upwork पे जाएं, प्रोफाइल बनाएं, छोटे प्रोजेक्ट्स उठाएं, फिर नए बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिलना शुरू होते हैं. You start working with US based clients, Canada based clients easily. English speaking countries के साथ आराम से काम कर सकते हैं. So I started doing that. अच्छा, वहाँ पे अब फिर एंटरप्राइजिंग माइंड स्टार्ट हुआ कि यार मैं अगर ये एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एंड आई जस्ट हायर एन इंटर्न, तो मैं फिर ये डबल प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, और फिर मैं 3 इंटर्न्स हायर कर दूँगा, तो वहाँ से वो सारी कैलकुलेशन, बिजनेस मॉडल ये सब स्टार्ट हो गया. व्हेन आई स्टार्ट डूइंग दैट, तो वहाँ पे फिर समझ आया कि क्वालिटी कंट्रोल, जब आप खुद काम कर रहे होते हैं इट्स डिफरेंट, बट व्हेन यू हायर पीपल देन क्वालिटी कंट्रोल बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम. तो अगेन उस वक्त भी काम करते हुए, क्योंकि अपवर्क और इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे इट्स हार्ड टू गेट प्रोजेक्ट्स एट अ रीजनेबल रेट, क्योंकि उनको भी पता होता है पाकिस्तान में या तो आप झूठ बोलना शुरू कर देंगे, हमारा ऑफिस जो है वो यूएस में है, और आप अपना नाम चेंज कर लें टिम, और फिर आप जो है वो रेट चार्ज कर रहे हो यूएस के हिसाब से. या फिर जब हम लोगों ने इस तरह से काम शुरू किया, तो आई ऑलवेज टोल्ड कि पाकिस्तान में रेट जो होगा वही $20-30 पर आवर का होता था, और उसमें स्केल करना मुश्किल होता है, उसमें सेल्स बहुत मुश्किल हो जाती है. और जब 25 एम्प्लॉयज़ पे मेरी प्रीवियस कंपनी जो थी वो पहुंची, तो स्केलेबिलिटी इशू बनी, सेल्स इशू बना, सस्टेनेबिलिटी इशू बनी. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम हम लोगों ने अपनी फिर प्रोडक्ट वाली साइड पे सोचना शुरू किया, क्योंकि सर्विस कंपनीज का जो नेक्स्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होता है, वो होता है प्रोडक्ट बना दो, बस फिर सर्विसेज बंद कर देंगे, प्रोडक्ट से रिकरिंग रेवेन्यू आ रहा होगा, सब ज़बरदस्त हो जाएगा. उस साइड पे खैर हम लोग गए, और फिर ड्यूरिंग दैट टाइम टेलीवेट वेंचर एक्सेलरेटर है यूएस में, द फाउंडर ऑफ दैट इज द फाउंडर ऑफ स्टार्टअप वीकेंड. उसने जो है वहाँ पे थ्रू सम कनेक्शन स्टार्टअप वीकेंड के थ्रू ही वी वेंट देयर इन दैट एक्सेलरेटर, वन ऑफ द 8 कंपनीज ग्लोबली, पाकिस्तान से हम ही थे. वी वेंट इनटू दैट एक्सेलरेटर, वहाँ पे 4-5 महीने गुजारे, टॉप नेम्स इन द इंडस्ट्री यूएस में जो है वहाँ मेंटोर्स थे, वेंट थ्रू दैट एक्सेलरेशन प्रोसेस पूरा. बट इवेंचुअली टीम में इतनी जो है वो आई वुड से कि इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी दैट वी वुड सस्टेन दैट, सो दैट कोलैप्स्ड. वहाँ से एक बात ये समझ में आई कि पार्टनरशिप जब आप करते हैं किसी के साथ, जब आप को फाउंडर सेलेक्ट करते हैं, वैल्यूज अलाइन होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि अगर आपकी वैल्यूज अलाइन नहीं है और आपके विजन या मिशन अलाइन नहीं है, सो यू विल बी बेसिकली पुलिंग ईच अदर्स लेग. और जब आप ये सोचेंगे, एक बंदा बोल रहा है यार फेसबुक की जैसे स्टोरी में था कि एड्स लगा देते हैं फेसबुक में इनिशियली, और मार्क ज़करबर्ग बोला था मैं एड्स नहीं लगाऊंगा. दैट्स वेयर द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स. एक बंदा चाहता है कि हम शॉर्ट टर्म रेवेन्यू, शॉर्ट टर्म गोल्स को मीट करने में जाते हैं, दूसरा सोच रहा है कि नहीं मैं लॉन्ग टर्म सोचूंगा.
वैल्यूज अलाइन नहीं है, इट कोलैप्सेस। सो इवेंचुअली दैट हैपेंड और पूरा स्टार्टअप, सॉफ्टवेयर एजेंसी सब कुछ बंद हो गया। एंड आई केम बैक फ्रॉम यूएस, पाकिस्तान बैक एज अ फेलियर बेसिकली। एंड उस टाइम पे फिर मैं ये सोच रहा था कि नाउ जस्ट ले लो, इंग्लिश वाला ले लो, एंड आराम से ये सोचो कि क्या करना है आगे। बट ड्यूरिंग दैट टाइम आई गॉट कॉन्टैक्टेड फ्रॉम अनदर पर्सन जो कि वहाँ स्टार्टअप एक्सलेटर में था, ही इज फ्रॉम एस्टोनिया, हैरी, एंड उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया दैट देयर इज अ थर्ड पर्सन इन एस्टोनिया हु इज एन इन्वेस्टर एंड ही वांट्स टू बिल्ड एन ऐप। इनिशियली आई थॉट कि बहुत सारे लोगों को ऐप आइडियाज आते हैं और लाइक इट्स जस्ट अ थिंग, बात कर लेते हैं। But eventually those conversation escalated, हम लोगों ने बात की and I moved to Estonia. That was one of the boldest things that I did in my life. क्योंकि एस्टोनिया का उससे पहले मैंने नाम भी नहीं सुना था, जो कि ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा। It's a small country of 1.3 million people, right beside Finland. और मुझे कुछ नहीं पता था वहाँ पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और कोई मैंने खास रिसर्च भी नहीं की उसके बारे में। But just because I knew some people there through the accelerator, I chose to just go to Estonia and start a business there. अच्छा, वहाँ पे जब बिजनेस स्टार्ट करने की बात आई तो हम लोग AI और मशीन लर्निंग के स्पेस में काम कर रहे थे। Now this is also one important part कि जब आप कोई भी नई चीज़ स्टार्ट कर रहे होते हैं, मार्केट रिसर्च इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब हम लोगों ने AI और मशीन लर्निंग पे स्टार्ट किया था, पूरी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, हर चीज़ उससे लाइन कर दी, एंड पता ये चला कि मार्केट रेडी ही नहीं है इन सर्विसेज के लिए। When we started meeting manufacturing companies, large scale manufacturing companies, logistic companies, उनको AI की कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। वो लोग ये बोल रहे थे कि ये चीज़ है, इसमें हमें जो है वो AI चाहिए, एंड दैट वाज जस्ट अ बज़वर्ड दैट पीपल वांटेड टू यूज, कि उनके बैनर पे आ जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी वजह से उनकी मार्केटिंग अच्छी हो जाए, उनको इन्वेस्टमेंट मिल जाए। क्योंकि अभी भी आप ब्लॉकचेन और क्रिप्टो और AI लगा दें अपने पिच डेक में, तो आप इजीली जो है इन्वेस्टमेंट रेज कर सकते हैं। बट दैट्स नॉट अ सस्टेनेबल वे टू बिल्ड अ कंपनी और बिल्ड अ स्टार्टअप। तो खैर वी हैड टू पिवट फ्रॉम दैट पार्ट एंड गो इनटू मोर कन्वेंशनल वेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेसिकली। That was my niche area from the very beginning. Expertise का कोई problem नहीं था. I had been in development cycles of large scale applications, small scale application startups. तो that's where the company started. But वहाँ पे फिर सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी, based on my previous learnings, ये relationships की तरह ही होता है. Once you have been burned, तो अगली बार जब आप जा रहे होते तो आप सोच रहे होते हैं अच्छा इस बार मैं गलतियाँ नहीं करूँगा. Co-founders are like that. So जब co-founder से मेरी बात हुई इस चीज़ पे, तो the first thing that we discussed was why are we doing this individually, personal agendas क्या है, क्या पैसे कमाना है, क्या millionaires billionaires बनना है, क्या reason क्या है। And once we had that honest conversations in the beginning, we knew why we are getting into this. और मेरा उसमें एक major point ये था that I want to create a company जहाँ पे वो सारी जो policies होती हैं जो इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करती, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लाइक दिस कंपनी वुड ट्रीट ह्यूमंस एज ह्यूमंस। द ग्राउंड वैल्यूज जिनके ऊपर हम ये बिल्ड करेंगे, दोज विल बी ह्यूमन सेंट्रिक, और उसमें एम्पैथी होगी, उसमें एक दूसरे को बिल्ड करने के लिए आप ग्रोथ ओरिएंटेड रहेंगे। और ये चीज़ उस वक्त इतनी वेल आर्टिकुलेटेड नहीं थी जितना 3 साल बाद हमने अपनी वैल्यूज़ की लिस्ट बनाई जब। सो हमने रेट्रोस्पेक्टिवली ये देखा दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट वी डिड राइट, एंड वो कौन से डिसीजन पॉइंट्स थे जिनकी बेस पे हमने ये कंपनी बिल्ड की। सो रेट्रोस्पेक्टिवली जो चीज़ नज़र आती है, उसमें सबसे पहली वैल्यू जो हमारी थी वो बहुत सिंपल है, वो ये है कि अच्छा इंसान होना चाहिए बंदा जो भी हायर होता है। और ये सुनने में बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लगता है कि अच्छा इंसान भी क्या मतलब, सब इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो एक ऐसा बंदा जो कि अपनी ग्रोथ पे फोकस करे और दूसरे की ग्रोथ में सपोर्ट दे, दैट इज लाइक द की पॉइंट। सो व्हेनेवर वी हायर, हमारा एक चीज़ हमने शुरू से रखी है दैट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वी फर्स्ट हैव द HR इंटरव्यू
And after the HR interview, if we see that it's a cultural fit, then we have the technical interview. वरना technical expertise में हम interested नहीं हैं, unless we understand that you are a cultural fit in the company. And that has been going since day one and until now, process same. So ये चीज़ जब हमने शुरू की, I was in Estonia, हमारी discussion हुई 2018 के अप्रैल में. And then जब finalize हो गई सब चीज़ें, first client भी finalize हो गया, I flew back to Karachi to start the office. And then I met with Rabia, who is a clinical psychologist, and she has experience in HR as well. So the first employee was a clinical psychologist, not a recruiter. And that shows how seriously we take this mental well-being or human-centric approach. ताकि जब आप एक कल्चर बिल्ड कर रहे हैं, कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि आप खुद से बिल्ड नहीं कर सकते. इट्स लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फैसिलिटेट बाय रिवॉर्डिंग द राइट बिहेवियर्स एंड बाय पनिशिंग द रॉन्ग बिहेवियर्स. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन बिल्डिंग अ कल्चर. सो हमने वहाँ से जब जर्नी स्टार्ट की तो फर्स्ट थिंग यही थी कि जो लोग हायर होंगे, वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर गुड पीपल एज पर द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, एज पर द understanding of values that we have, asking the right questions, letting them ask their questions that reveal a lot about a person, the kind of questions that they ask. So वहाँ से फिर हम लोगों ने कंपनी बेसिकली बिल्ड करना शुरू की. एंड उसमें हम लोगों को ये आइडिया था कि I think the battery may have died. But आपका ये वाला लगा हुआ है. Yeah. So yeah, we had this idea कि अब अगर हम हायर करना शुरू करेंगे लोगों को तो there will be cases that we will miss. और ऐसे लोग आएंगे जो कि शायद एक्सप्लॉइट करना शुरू करेंगे कल्चर को. क्योंकि हम लोगों ने कल्चर में जो पॉलिसीज़ का अपना वो रखा था, बार रखा था, वो ये था we will just have those policies that are absolutely necessary to build the culture that we want to build. Instead of having a leave process जिसमें एक printed form होगा और आपको short leave के लिए भी जो है वो पहले फॉर्म फिल करना है, फिर सुपरवाइजर साइन करवाना है, फिर सबमिट करना है. that is nonsense. तो रैशनैलिटी को और एम्पैथी को दिमाग में रखते हुए कि एक बंदे को अगर काम करना है तो आप उसको सुबह 8 बजे बुला लें या 9 बजे बुला लें, एंड उसका दिमाग सुबह में नहीं चलता. So he'll just be sitting for 3 hours in front of the computer doing nothing, and आपको आपकी ईगो को ये सेंस मिल रहा होगा कि हाँ मेरा बंदा बैठा हुआ है यहाँ. We don't want that. We want people to commit to things and then deliver those things. That's it. वो किस टाइम पे आ रहा है, किस टाइम पे जा रहा है. We don't have a biometric scanner, no card scanner. कंपनी में कोई टाइम इन टाइम लॉग नहीं है. With a 60 employee company, nobody knows कौन किस टाइम पे आता है, कौन किस टाइम पे जाता है, कौन सो रहा है, कौन जो है वो गेम खेल रहा है. nobody asks, nobody cares. और इसमें जो सबसे बड़ी अब वो फ़नी चीज़ लगती है, लेकिन जब भी कोई नया बंदा आता है उसके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है ये पहले तो समझना कि मैं घर जा रहा हूँ तो मैं किसको बता के जाऊँ. तो किसी को बता के नहीं जाओ, बस जाओ. और ये वाली चीज़ वो है जो कि हमारे कंडीशनिंग इस तरह से हुई हुई है कि देयर हैज़ टू बी समवन लुकिंग एट मी ऑल द टाइम कि मैं मुझे बाउंड्रीज दे दो, मैं इसमें काम करूँ. सो वी हैड टू बेसिकली मेक पीपल अनलर्न ऑल दोज थिंग्स एंड मेक देम फोकस ऑन द राइट थिंग्स. राइट थिंग्स क्या है कि आपने कमिटमेंट की है कि मैं इतने बजे इस मीटिंग में आऊँगा. यू हैव टू बी देयर एट दैट टाइम. और क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो मैंने लर्न की व्हेन आई वाज इन यूएस और व्हेन आई वाज इन एस्टोनिया, तो वहाँ पे इट्स अ गिवन कि अगर 2 बजे मीटिंग है तो एवरीवन विल बी देयर एट 2. किसी के दिमाग में भी नहीं आता कि कोई शायद 2:05 पे आए. यहाँ पे हम सबको पता होता है कि 2:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हो. तो इतना जो चीज़ है ना वो उसको अनलर्न करवाना, इसके लिए फिर हम लोगों ने पॉलिसीज क्रिएट की. वी क्रिएटेड अ रेटिंग सिस्टम जो कि मेरे दिमाग में ऊबर से चल रहा था काफ़ी अर्से से, इवन बिफोर स्टार्टिंग द कंपनी. वहाँ पे हमने वो नेगेटिव इंसिडेंट्स को रखा जो कि हमें पता है कि ये लर्न बिहेवियर्स हैं, इनको आप सिर्फ प्यार से बोल के नहीं ख़त्म कर सकते. तो इफ़ यू आर लेट टू अ मीटिंग योर रेटिंग ड्रॉप्स. ये आपने एक मैकेनिज्म बनाया बेसिकली
that it reinforces the idea of punctuality. फिर commitment वाली चीज़ों में भी यही कि if you commit that you will deliver this thing by this time, you have to do that खुद से, कोई आपसे पूछेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, and if you don't do that, your rating will drop. तो जो commitment, punctuality, responsibility, ये वाली चीज़ें हमने शुरू से रखी. इसकी बेस पे we were able to create this living organism of a culture where everybody is taking care of their own stuff and making sure that they're fulfilling their commitments towards others. ये तो वो responsibility वाला बात. Second चीज़ जो हमें softly create करी हम लोगों ने, that was the idea of asking people if they're okay or not. Now this is something जो कि हमारे साथ शायद घर पे भी कभी नहीं हुई, बहुत कम हुई, स्कूल में कभी नहीं हुई. That how are you feeling? This is a question that nobody cares about in the workplace. Especially your bosses, your managers, वो कभी आपसे आके नहीं पूछेंगे यार तुम डाउन लग रहे हो, क्या मसला. There are some examples जो कि आपको शायद याद हो अपने careers में, and those are so few that you remember those people. कि वो बॉस बहुत अच्छा था क्योंकि वो मेरा ख्याल रखता था. ख्याल भी क्या रखता था, वो सिर्फ आके आपसे पूछता था हालचाल. This is something that we created like a norm in the company, that everybody has to be mindful about how the other person is feeling. Are they okay? Do they need something? Help के लिए आप जाओ आगे और बोलो कि do you need help? So this is something we reinforce again and again. We still do. We have a people and culture department of 4 people in a team of 60 people, and 3 of them are psychologists. So सारा focus हम लोगों ने इस चीज़ पे रखा that if you take care of the people will take care of the business. क्योंकि अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरी प्रायोरिटी क्लाइंट्स हैं, so I am either naive or I am stupid. क्योंकि मैं क्लाइंट से डील ही नहीं कर रहा, क्लाइंट्स तो डेवलपर्स डील कर रहे हैं. मैं अपनी प्रायोरिटी को या अपने बिजनेस की प्रायोरिटी को क्लाइंट्स कैसे रख सकता हूँ. My priority is the people who are responsible for the clients. So that's the culture that we started building, and we kept our focus on making sure that every person has opportunity for growth. They are mentally fit, and all the other problems that they are facing in life, they have an outlet. They can talk to people in the office. And open environment, basically kinship की जो element होता है, वो चीज़ फिर हम लोगों ने build की. So that was like the main driving force behind Mikhail's that we have come so far, and it has become in some ways as an example of culture in the industry here. अच्छा, दूसरी सी चीज़ जो मैंने अपनी जर्नी में फेस की, that was when I became the CEO of the company, because when I started I was the CTO and the co-founder. But last year when the pandemic hit, we had to make some structural changes and I became the CEO. इससे पहले मेरा CEO का experience previous company का था. I had seen all sorts of challenges, I had seen all sorts of failures, even to the extreme extent. But this time it was different because अब जो culture हम लोगों ने build कर दिया था, उसमें सबसे बड़ी problem ये थी कि if you have a problem like conflict आता है, तो उसको मैनेज करने के लिए what are the policies that you can use. इसकी एग्जाम्पल्स इंडस्ट्री में बहुत कम है. सो यहाँ पे हम लोग एक तरह से अननोन टेरिटरी में एंटर हो रहे थे कि अगर मैं किसी और की एग्जाम्पल फॉलो करना चाहूँ तो वो एग्जाम्पल्स बहुत कम मिलती है इन द इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, अगर जिस तरह के हमारे केसेस हुए भी हैं, that a person is not performing, what do you do? टिपिकल केस जब होता है कि आप उसको बुलाते हैं, उसको फीडबैक देते हैं, देन आप उसको एक तरह से टाइम लिमिट देते हैं कि इसमें तुम अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लो, नहीं करोगे तो मैं फायर कर दिया जाएगा, और फिर इवेंचुअली फायर हो जाता है. दैट्स लाइक अ टिपिकल केस. बट व्हेन वी आर बिल्डिंग दिस सॉर्ट ऑफ कल्चर, दैट डज नॉट गो विद द वैल्यूज, क्योंकि परफॉर्मेंस मल्टीपल रीजंस से जो है वो डाउन हो सकती है. इट्स नॉट जस्ट इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकॉम्पिटेंस. हो सकता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो. देयर आर सो मेनी रीजंस एज ह्यूमंस व्हेन द परफॉर्मेंस मे गो डाउन. और अब
जब स्केलेबल कंपनी बना रहे हैं तो हर चीज़ के लिए यू कैन नॉट हैव वन ऑन वन अप्रोच बेसिकली, अदरवाइज स्केलेबिलिटी का फैक्टर खत्म हो जाएगा। मैं हर वक्त वन ऑन वन ही कर रहा हूँ पूरी टीम से। So, इस चीज़ के लिए फिर हम लोगों को एक तरह से we had to go back to the whiteboard and think about scaling the heart of the company. ये कल्चर को अगले 500 लोगों तक लेके जाना है तो वो किस तरह से जाएगा, क्योंकि 1 से 10 तक आना शायद मुश्किल होता है, फिर 10 से 50 तक जाना आसान हो जाता है, फिर 50 से जब ऊपर जा रहे होते हैं that's where the notions come के हमारे वक्त में तो ये नहीं होता था, हमारे वक्त में तो ये होता था, अब क्योंकि कंपनी बड़ी हो गई है तो अब ये नई पॉलिसीज आ गई। That's something that I have seen happening. I have been part of those companies जहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं. That's something I did not want to happen to my company. So जर्नी के इस फेज में we were thinking कि अब इसको किस तरह सॉल्व करें, and that's where the idea of tribes came from. ट्राइब्स का एक कॉन्सेप्ट है जो कि पाइप ड्राइव इज अ यूनिकॉर्न इन एस्टोनिया, जो कि CRM है, जस्ट लाइक सेल्सफोर्स। पाइप ड्राइव में ट्राइब्स होते हैं, बट दोज ट्राइब्स आर मेनली डेवलपमेंट ट्राइब्स। तो उनका ये होता है कि टीम्स हैं, टीम्स को उन्होंने ट्राइब्स का नाम दिया हुआ है, एंड ट्राइब्स का मिशन होता है दैट इज लाइक अ फीचर जो वो डेवलप कर रहे होते हैं, देन दे कम बैक फ्रॉम दैट मिशन, एंड उसके बाद वो जो है होम बेस पे मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं फॉर 2 weeks, एंड देन दे अगेन गो ऑन मिशन। द थिंग दैट केम आउट फ्रॉम दैट वाज कि ये लोग जब छोटे ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ किनशिप जो कि शायद हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स में देखा है। जब इंटर डिपार्टमेंट पॉलिटिक्स चल रही होती है बड़ी कंपनीज में, तो डिपार्टमेंट में किनशिप का एलिमेंट होता है, एंड डिपार्टमेंट्स हैव देयर माइक्रो कल्चर्स, बट दोज डिपार्टमेंट्स हैव this connecting point of work। क्या एक डेटाबेस डिपार्टमेंट है तो क्योंकि डेटाबेस डिपार्टमेंट है इस वजह से वो साथ हैं। अब एक बंदा उसमें से अगर डेटाबेस पे काम नहीं करता और वो डिजाइन पे काम करना शुरू कर देता तो वो डिजाइन डिपार्टमेंट का पार्ट बन जाता है, जस्ट बिकॉज इज वर्क स्विच। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट वी वांटेड कि टीम्स और डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे फिर इंटर डिपार्टमेंट पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी। सो our COO now, जो head of business relations है उस टाइम पे, Christina in Estonia, she came up with this idea of tribes that are based on values, and values of the company इस टाइम तक हम लोगों ने articulate कर ली थी कि हम लोग किन चीज़ों पे compromise नहीं करते, किन चीज़ों पे हमारा full focus है, वो articulate हो चुकी। So we created a program जिसमें हमने new generation of leaders को invite किया within the company, and we asked them to submit an application for becoming a tribe leader। और tribe leaders का काम है to upload one value of the company amongst their tribe members। So if a tribe is upholding partnership, value of partnership, then उसका जो पूरा tribe है that is working on creating policies, creating programs, creating talks about partnership and monitoring within the company कि कहाँ पे वो cases हैं जहाँ पे partnership से ये चीज़ solve हो सकती है, instead of अगर वो किसी और तरह से solve हो रही है, या if they see that something wrong is happening। So instead कि मैं परेशान हूँ, C-level परेशान हो, heads जो है departments के वो परेशान हो, there is a whole community that is singularly focused on one value, and then when you combine these 7 tribes about 7 values, they are constantly working to make sure that all those 7 values are preserved within the company and there is growth। So अब जो नए लोग आए उनको ये बात पता है कि tribes जो हैं वो just keep that, it's fine। without mic मेरी आवाज़ सुनना चाह रहा है। So yeah, so that's where that was the like epiphany moment for us कि this is something that can actually scale the heart of the company, and उसके around जब आप processes बनाते हैं so you can easily see
whether the company is moving in the right direction in terms of the values that we started with or not. और ये एक तरह से fail safe mechanism भी है कि if someone from the people and culture department says कि यार leaves में problem हो रही है, अब manage करना, तो अब हम forms रख देते हैं printed, let's assume, और उसमें ये होगा कि अब टाइम भी होगा और बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगेगा क्योंकि अब हम मैनेज नहीं कर सकते हैं लोग. दैट्स वेयर द ट्राइब कम्स, जिसका काम था ह्यूमैनिटी, एंड दैट्स वेयर दे रेज द वॉइस कि ये चीज़ नहीं कर सकते, एंड दैट्स वेयर द डिस्कशन स्टार्ट्स कि तो फिर हम दूसरी तरह से इसको कैसे कर सकते. सो दैट्स लाइक अ फेल सेफ मैकेनिज्म वेयर आई, इंस्टेड ऑफ accumulating power on top, I gave it to the people, that they are responsible for sustaining the culture and for taking this forward, and that has been working really good in the sector. So yeah, that's kind of the journey of Mikhail's in a nutshell. Amazing. If any questions are there, any discussion points, we can have those. Okay, I mean, I'll start. Yeah. You've taken a different angle on the concept of servant leadership. So what drove you down this path? I mean, you shared your personal experience of, being treated like a drone and all of that. But what inspired you to try and change it in your own company? Simon Sinek. One word answer would be Simon Sinek, 2 words actually. But the way I've read all his books, I've almost seen all the material that is available online. The way he has explained with examples, practical examples, how an infinite-minded company works versus somebody who's thinking in the finite mode is just impossible to ignore for someone who can actually envision long-term and infinite growth. So it's so stupid simple, and I still don't understand why people don't understand it, because the way he has explained it, it's so simple. But I think the courage to lead part that is in his book Infinite Game as well, like the 5th element of being in the infinite game is courage to lead. I think that is missing, because I have sacrificed clients, I have sacrificed revenue for this, जहाँ पे मुझे नज़र आ रहा था that value of the client is not aligned with us, डेवलपर की गलती नहीं है, and partnership पे client focus नहीं है. So we had to let go of revenue as well in this. That's something that people don't do. क्योंकि यूरो मना करना बहुत मुश्किल होता है, शायद रुपीज़ मना कर दें आप. That's like the inspiration. Yeah. Just like you explained about the culture of your organization, that is basically human-centric. Can you please tell me to what extent of employees, like you said, 100 and 150, will this culture sustain? Or what have you studied anything about your organization, that what is the limit of the employees कि जिस पे जाके that will not work anymore? Yeah. If you asked me this question 6 months ago, I would not have an answer for you, क्योंकि उस वक्त हम लोग खुद यही सवाल सोच रहे थे कि अब हम यहाँ से स्केल करना शुरू करेंगे तो संभालना मुश्किल हो जाएगा बेसिकली. बट नाउ द ट्राइब्स वाला सिनेरियो मैंने बताया, I think that is scalable up to a reasonable limit. We can go above 500, up to 1,000 people. क्योंकि tribes and then other tribes, there is a hierarchy of tribes that you can create. So it's like a scalable model. ऐसा नहीं है कि 7 लोग हैं सर. अब वो scale होता है तो you can have sub values of the tribes. So partnership एक चीज़ है, लेकिन partnership में भी multiple aspects हैं. So you can have multiple tribes taking care of one value. So that's like the model that we've envisioned, and that is scalable to a high extent. Yeah. So I was working in a company before this, and I was one of the few people who joined that company. Now there are like 85 people in the company. But when I was working there, company like you said, things changed overnight, right?
I realized that they were not able to, sustain the culture, the values. That's the reason why I left, right? So how are you able to do that and sustain that? Like, do you do trainings or something like about your culture or your values? Do you do quarterly trainings or something? Like, how does a new employee get along with the other people who are working in your company? Okay, इसमें जब हम एम्प्लॉई जर्नी के बारे में सोचते हैं ना, जिस तरह से क्लाइंट जर्नी होती है, मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज मैप आउट देयर क्लाइंट जर्नी कि लीड आएगी, उसके बाद जो है वो क्लोजिंग होती है, उसके बाद वो सारे प्रोसेस होते हैं ऑफबोर्डिंग तक. सिमिलर प्रोसेस इज देयर फॉर एम्प्लॉई जर्नी एज वेल. एम्प्लॉय जर्नी में जो फर्स्ट पार्ट है हायरिंग वाला, दैट इज समथिंग यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन. सो जब भी हमारे यहाँ गलत हायरिंग हुई है, वी हैव टेकन दैट वेरी सीरियसली कि हमारे हायरिंग प्रोसेस में क्या मसला है जिसकी वजह से वी हायर्ड दिस पर्सन. एंड गलत की बात मैं जब करूँ तो कल्चरली मिसफिट अगर हुई था, somebody who was trying to destroy the culture or not understanding it or not getting it. So हमारी hiring में क्या मसला हुआ था, and then we have fine-tuned the hiring part again on that instance. That's first. Second चीज़ जो सबसे important है, that's onboarding. The first day of the employee is one of the most memorable days for the person. That is where you have to make sure that you give them not just printed documents कि ये हमारी policies हैं इसको पढ़ लो, but a feel of what happens when you are spending time in this company. So you have to connect them with the Estonian team, for example, remote collaboration वाली चीज़ में. You have to have those human moments by asking funny questions. If you were a spirit animal, what animal would you be? ये question जब आप पहले दिन आप पूछ रहे हो with 5 other people around, जिसमें CEO भी बैठा हुआ है, जिसमें head भी बैठा हुआ है, and they're all answering in a human way. That's where you communicate the culture to the person that this is what we do. And from there on उसको फिर जो है आपके साथ एक बड़ी सिस्टम होता है, that one person who already has been there in the company, that person is there for them to make sure कि वो उसको समझ में आए what is happening in the company for the next 5 weeks, 6 weeks. The person is closely connected with them. That's like the main part. यहाँ से आपको समझ में आ जाता है that every person that's coming in is your person or they are having a hard time adapting to what we have built. Do you also sit in every interview, HR interview? No. Okay. आप कुछ बता रहे हैं कि आपकी मिकाइल लैब्स जो है नॉर्मली जैसे हम सुनते हैं ऐप्स बना हुआ है, सर्विसेज दे रहे हैं, तो सिर्फ फर्क जो आ रहा है आपके वे ऑफ वर्किंग और वे ऑफ लीडरशिप का फर्क आ रहा है. अगर ये फर्क कल को क्लैश करता है रेवेन्यू से, आप मतलब मुतमईन तो हैं कि यार मैं जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती थी वो मैंने इम्प्लीमेंट किए कि ना हो, बट इवेंचुअली मे बी लाइक रेवेन्यू का कैप आएगा, कंप्रोमाइज़ होगा क्योंकि बहुत हट के एक चीज़ हम ट्राई कर रहे हैं, टाइम नहीं है, टाइम आउट नहीं है, हो सकता है कि एक गंदी मछली मतलब तालाब खराब कर सकती है. मे बी कोई ऐसा एक शार्प बंदा है जो फुल अराउंड कर रहा हो, पता ना लगे कि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है. क्या आप कंप्रोमाइज़ करोगे, क्या चलो शुरू करो भाई जो नॉर्मल तरीका है इनको मॉनिटर करने का, या मुतमईन होना ज़रूरी है, रेवेन्यू की ख्याल चलेगा? अच्छा, इसमें पहली चीज़ ये है कि जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग कि कोई मॉनिटरिंग का वो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम मॉनिटरिंग नहीं है तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग नहीं है. ठीक है. परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है, सारे प्रोसेसेस, कमिटमेंट्स, परफॉर्मेंस, ग्रोथ, उसके ऊपर सारे प्रोसेसेस हैं. उसमें हमारे जो है वो गोल्स की मीटिंग्स, गोल सेटिंग, ग्रोथ के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्लाइंट फीडबैक्स, वेलबींग के फीडबैक्स, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट ने प्रॉपर तरीके से सेटअप करके और स्केलेबिलिटी ये चीज़ें हमारे इम्प्लीमेंट हुई. अब इसमें पहली चीज़ जो नलिफाई हो जाती है आपके क्वेश्चन में वो ये कि पता नहीं चलेगा, शार्प बंदा आ जाता है. ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि लेट सपोज बहुत ही कोई शार्प बंदा था, इंटरव्यू प्रोसेस भी पास हो गया, सब कुछ हो गया, काम स्टार्ट हुआ, क्लाइंट के साथ काम शुरू किया, टच पॉइंट्स होते हैं, डेमोज होते हैं. हर बंदा तो ब्लाइंड नहीं हो सकता. काम कब तक आप छुपा सकते हो? 1 वीक छुपा लोगे, 2 वीक छुपा लोगे. 2 वीक बाद जब पता चलेगा कि आपने कोई काम नहीं किया हुआ, क्वेश्चन रेज होगा, हम सवाल पूछेंगे वही जो हम पूछते हैं सर्वेंट लीडरशिप में, आर यू ओके? इसका जवाब आगे से मिलेगा हाँ आई एम ओके, या फिर और कोई आएगा कि नहीं मेरी बिल्ली की तबीयत ख़राब है, कुछ भी हुआ है भाई, इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा.
ओके 2 वीक और देख लेते हैं, 2 वीक और देखा फिर कोई मसला आया. इट्स रियली हार्ड टू हाइड. अगर सब लोग सही काम कर रहे हैं ना तो उसमें हाइड होना बहुत मुश्किल होता है. जैसे एस्टोनिया में होता है फॉर एग्जांपल, अगर आप बस का वेट कर रहे हैं, सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं, वहाँ पे आप लाइन तोड़ के नहीं घुस सकते क्योंकि वहाँ सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं. ये चैलेंज शुरू में था हम लोगों को जब कम लोग थे, क्योंकि वहाँ पे कल्चर को थ्रेट था. अब कल्चर एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म बन चुका है. तो आप फाइट बैक करोगे, कल्चर और स्ट्रांगली फाइट बैक करेगा. बराबर में बंदा बैठा होगा, बोलेगा यार मैं देख रहा हूँ तुम 2 दिन से कोई काम नहीं कर रहे हो, क्या हुआ, खैरियत है, कोई हेल्प चाहिए, ऑटोमेटिक आप गिल्ट ट्रिप में जाओगे, कंपनी छोड़. दैट्स परफेक्टली फाइन. ये सवाल पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड था, बहुत बात क्योंकि वी एज ए नेशन वी लैक डिसिप्लिन. क्या आपने जो शुरू में आके टाइम मैनेजमेंट की बात की, इसके ऊपर जब मैंने NIC ज्वाइन किया था मेरे बाल थे. So it's an ongoing challenge. So what kind of tools do you have in place to monitor the qualifiers, the performances, anything special that you guys use? In terms of Performance management, how to see it, कैसे perform कर रहा है, what are the red flags, any automation in that, any kind of different नो ऑटोमेशन. अगर हम वेलबींग की बात करें तो वेलबींग का हमारा एक फॉर्म होता है जो कि हर मंथ के एंड में पूरी कंपनी को जाता है, और उसमें आप ये मार्क कर देते हैं एम आई सेटिस्फाइड विद द टेक्निकल सपोर्ट दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड. वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं एक एक चीज़ के ऊपर. मुझे जो काम मिल रहा है, एम आई हैप्पी विद दैट वर्क, मुझे सपोर्ट मिल रही है, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ टीम लीड अच्छा है नहीं, सारी चीज़ें हर महीने आ रही होती हैं. उसमें फिर जब सी लेवल पे वो चीज़ आती है, स्कोर देख रहे होते हैं, इफ़ समथिंग इज़ ड्रॉपिंग देन वहाँ पे So फिर like a net promoter score for जस्ट लाइक दैट. या बट क्वाइट डिटेल, लाइक उसमें एक एक एस्पेक्ट ऑफ योर हैप्पीनेस इज बीइंग मॉनिटर्ड. अगेन उसमें काम सब कुछ अच्छा होगा अगर बंदा सुकून में है, काम से खुश है और उसको सपोर्ट मिल रही है टू डू दैट वर्क. तो मसला कब आता है, या तो कॉम्पिटेंस नहीं है तो आपने बंदा ही गलत हायर किया, या उसको मज़ा नहीं आ रहा उस काम करने में, वो डॉक्टर बनना चाहता था और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आ गया गलती से, वो वाला केस हो सकता है. या फिर जो है वो टूल्स जो उसको दिए हुए हैं, जो टीम लीड मिला हुआ है, उसकी वजह से प्रॉब्लम. इफ़ यू जस्ट मॉनिटर दीज 5-6 एरियाज एवरी मंथ, देन यू गेट द पॉइंट कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है. एंड सेकेंड चीज़ ये होती है क्लाइंट फीडबैक्स. तो वी टेक क्लाइंट फीडबैक्स अबाउट एवरी पर्सन. वहाँ पे फिर हमें पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस का मसला है. सो द सेम वे जिस तरह से हम पीपल एंड कल्चर टीम यहाँ पे कनेक्टेड है ऑन अ ह्यूमन वे, बिजनेस रिलेशंस टीम एस्टोनिया में वहाँ पे कनेक्टेड है विद एवरी क्लाइंट. और वहाँ पे क्लाइंट्स के मतलब नॉर्मल कॉल्स, बर्थडे विशेस, केक भिजवाना, ऑल दैट ह्यूमन थिंग इट्स बीइंग डन विद क्लाइंट्स एज वेल. कोई भी मसला होगा तो ये नहीं होगा कि वहाँ पे आपके पास ईमेल आएगी दैट वी आर डिसकंटिन्यूइंग द सर्विस. विद द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम कॉल आएगी हेड ऑफ बिजनेस रिलेशंस के पास कि यार प्रॉब्लम हो रही है, मुझे शायद कम्युनिकेशन में आई कैन नॉट रीच द पर्सन, या चैलेंज आ रहा है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट. जिस तरह आप नॉर्मल ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग विद लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पैसे नहीं दूंगा वाले इशूज़ के बजाय आप ये बोलते हो मुझे इस बंदे से ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या करूँ. I also follow Simon Sinek, maybe all the books and whatnot. So does everybody in your company know the why for your company? Yeah. Aligned? I mean, you know how tough it gets because you know Yeah. the differentiating factor for knowing your why. Why does the company exist? Why do you offer services? Why do you guys do what you do? You know? इन अ नॉन आर्टिकुलेटेड वे, यस. अभी आर्टिकुलेशन वाली चीज़ में बहुत चैलेंज हो रहा है. इट्स रियली हार्ड टू डिस्टिल दैट इनटू अ स्टेटमेंट, क्योंकि वाई भी काफ़ी बड़ा लगता है देखने में. एंड दिस इज़ अ चैलेंज एज अ CEO दैट आई एम फेसिंग सिंस मंथ्स नाउ, दैट आई हैव टू टेक ऑल दैट एंड पुट इट इनटू अ स्टेटमेंट, एंड इट्स रियली डिफिकल्ट, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट. द थिंग दैट आई सी इन एक्शन is that people are aligned with it. The way ideas come forward and they are aligned with the why, that is a indicator that most people in the company are aligned with. I
have a question about politics. So in Pakistan, if you have a company of 3 people, 2 of them are politicking against a third. How do you deal with that in Estonia? How do we deal with that in Estonia? Or is that a culture where there is really no interpersonal politics like that? In Estonian office, again, the same thing, the hiring. We have hired their people as well that don't have this trade, growth oriented हैं, लोगों की help करना चाहते हैं. That is like one common factor in most of the people that we have, is they have a desire to help other people grow. सब में नहीं है ये वाली चीज़, और कोई requirement नहीं है to come in the company कि आपके अंदर बहुत strong desire. But most of the people have this, and that's where it goes against politics automatically. क्योंकि अगर 2 लोग हैं, 2 लोग हेल्प करना चाहते हैं सबकी, तो वो तीसरे बंदे की भी हेल्प करना चाहेंगे. वो पॉलिटिकली अगर होगा भी थोड़ा बहुत मोटिवेटेड, या इनसिक्योरिटीज़ होंगी, फियर, जेलसी, ये वाले फैक्टर्स की वजह से पॉलिटिक्स आती है. तो अगर वो वाली चीज़ें होंगी भी, तो वो शुरू में निकलेंगी, बट उसको समझ में आएगा कि यहाँ पे कोई मुझे अटैक नहीं कर रहा. इट्स अ सेफ स्पेस. दैट चेंजेस, एंड वी हैव सीन दैट चेंज हैपनिंग एज वेल. पीपल कमिंग फ्रॉम 10 years of experience, फॉर एग्जाम्पल, बहुत मुश्किल होता है उनको इस वाले माइंडसेट पे लेके आना दैट दिस इज़ नॉट अ वॉर जोन. यहाँ पे अगर आपको ये किसी ने मीटिंग के बीच में पूछ लिया उस चीज़ का क्या हुआ, दैट इज़ नॉट एन अटैक, इट्स जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन. समटाइम्स डिफेंसिव मैकेनिज्म्स ऑन हो जाते हैं लोग, बट आफ्टर दैट व्हेन वी हैव अ कन्वर्सेशन विद देम कि ये ऐसी चीज़ नहीं थी, ही वाज जस्ट आस्किंग, इस चीज़ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, यू आर सेफ, तुम्हारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो चीज़ नहीं हुई है वी विल वर्क दैट आउट. व्हेन यू गिव देम द सेफ्टी ऑफ बीइंग इन अ कल्चर, ट्रस्टिंग टीम जो होती है, जब वो चीज़ मिलती है तो पीपल यूजुअली गो अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स बिकॉज इट टेक्स एनर्जी. Politics takes energy, and that's like so detrimental to the work that you're doing that people want to get rid of it, but they cannot because उनको ये होता है कि अगर मैंने अपने guards down कर लिए तो मुझ पर अटैक हो जाएगा. But when you see everybody's guards are down, you are most likely to put your guards down as well. What's the team split like? As in, how many people in Estonia, how many here? 10 are in Estonia and 50 are here. So that's the leadership over there? Leadership, product owner, project manager, So do you think sales, marketing. Do you think it would have been different culturally if there was no Gora leadership watching on me while I'm over here, and if the leadership was in Pakistan, what do you think would be different? There is leadership in Pakistan as well. No, as in, you know, I know for a fact कि जी कोई बाहर बैठा हुआ है वो तो मुझे फॉलो अप कर रहा है, देख रहा है, whatever. So वहाँ से टॉप डाउन एक चीज़ आ रही है. So if the leadership were present in the same building as I am in Pakistan, would it have affected the culture maybe in this wondering? In the beginning I was thinking about this as well कि अगर मैं कर रहा हूँ कोई चीज़ खुद तो उसकी शायद इतनी पावर नहीं होगी, but when you